हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियोस में हमने नायलॉन फिलामेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो संश्लेषित रेशे हैं और साथ ही साथ ताप सुनम्य रेशे भी हैं। नायलॉन के अलावा कुछ और रेशे भी हैं जिनमें थर्मोप्लास्टिसिटी या ताप सुनम्यता का गुण पाया जाता है और उसके साथ साथ ही उनकी कार्यक्षमता, मजबूती और टिकाऊपन भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही उनमें प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता के गुण भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसी तरह का एक फिलामेंट या रेशा है पॉलिएस्टर, जिसके निर्माण प्रक्रिया और विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पॉलिएस्टर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, डेक्रोन और टेरिलिन। ये सभी एक ही रेशे के नाम हैं जिनको कृत्रिम विधि से या संश्लेषित करके बनाया जाता है। डॉक्टर कैरोथर्स ने पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया की थी और उसके बाद में ही पेट्रोलियम पदार्थों से लंबी कड़ी वाले या लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर्स का निर्माण किया गया, जिन्हें पॉलिएस्टर कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें एस्टर के बहुत सारे अणु हैं या एस्टर कंपाउंड से ये बना है। पॉली यानी बहुत सारे और एस्टर्स, तो इसके अंदर एस्टर्स बहुत सारे होते हैं, जो इसके नाम से ही समझ में आता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया या बहुलकीकरण। इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाईमिथाइल टेरेफ्थलेट। ग्लाइकोल और डाईमिथाइल टेरेफ्थलेट को जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो उनमें एस्टर्स का एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कड़ा पॉलीमर प्राप्त होता है। इस कड़े पॉलीमर को पिघलाया जाता है, जिसकी वजह से गाढ़ा कॉलॉइडल पॉलीमर घोल या सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस सॉल्यूशन को, जो कि पॉलिएस्टर का या डेक्रोन का पॉलीमर है, इसको स्पिन रेट से पास किया जाता है। स्पिन रेट के छेद से जब ये गुजरता है तो फिर पिघली हुई अवस्था में डेक्रोन फिलामेंट प्राप्त होता है। इस फिलामेंट को ठंडा करके ठोस रूप में प्राप्त कर लेते हैं और जैसे हमने नायलॉन में किया था, सेम वही प्रक्रिया इस पर अपनाई जाती है। इनको खींच करके लंबा कर लिया जाता है और रील पर लपेट लिया जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें भी चमक कम करने वाले पदार्थ या विमंदी कारक पदार्थ भी, पिगमेंट्स कलर के लिए, ये सभी इसके पॉलीमर घोल में पहले ही डाल लिए जाते हैं और उसके बाद इनकी बुनाई की जाती है और आवश्यकता के अनुसार परिसज्जाएं दी जा सकती हैं। इन प्रक्रियाओं को हम नायलॉन के निर्माण की प्रक्रिया के समय पर विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं पॉलिएस्टर धागों के विभिन्न प्रकारों के बारे में। कौन कौन से प्रकार के पॉलिएस्टर से बने हुए धागे होते हैं या डेक्रोन के धागे होते हैं। नायलॉन की तरह ही इससे भी मोनोफिलामेंट यार्न या इकहरे धागे बनाए जा सकते हैं। बहुरेशीय धागे या मल्टीफिलामेंट यार्न्स भी बनाए जा सकते हैं। कते हुए धागे या स्पन यार्न्स और टेक्सचर्ड यार्न्स, ये सभी पॉलिएस्टर या डेक्रोन धागों से बनाए जा सकते हैं। मोनोफिलामेंट यार्न के अंतर्गत एक ही अविरल लंबाई के फिलामेंट से धागे का निर्माण किया जाता है। उसको या तो अनट्विस्टेड रहने दिया जाता है, बिना ऐंठन के रहने दिया जाता है, या फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी ट्विस्टिंग कर दी जाती है, हल्के से ऐंठन डाल दिए जाते हैं और फिर उनको खींच करके जितनी हमें लंबाई और मोटाई चाहिए वो प्राप्त कर ली जाती है। तो इस तरह से बनने वाले धागे काफ़ी मजबूत, अच्छे धागे होते हैं। बहुरेशीय धागा या मल्टी फिलामेंट यार्न, इसमें दो या दो से अधिक इकहरे धागों को आपस में ट्विस्टिंग करा देते हैं, जिससे प्लाई यार्न्स बनते हैं और इन प्लाई यार्न्स को और आगे दूसरे प्लाई यार्न्स के साथ भी मिश्रित किया जा सकता है। तो जितने मोटाई के हमें धागे चाहिए उतने ही प्लाई यार्न्स को इसमें मिश्रित कर लेते हैं और उससे ये रेशे प्राप्त होते हैं या ये धागे प्राप्त होते हैं। कते हुए धागे या स्पन यार्न्स, छोटे छोटे स्टेपल फाइबर्स फिलामेंट्स को काट करके बनाए जाते हैं और उनको
कार्डिंग, कॉम्बिंग करके और ट्विस्टिंग करके इनका निर्माण कर लिया जाता है, रील पर लपेट लिया जाता है और इस तरह के धागे स्पन धागे कहलाते हैं। ये कंटिन्यूअस धागों की अपेक्षा कम मजबूत होते हैं, रगड़ और घर्षण के प्रति भी इनकी प्रतिरोधकता कम होती है और उतने टिकाऊ भी नहीं होते जितने कंटिन्यूअस फिलामेंट से प्राप्त होने वाले यार्न्स होते हैं। टेक्सचर्ड धागे, क्योंकि इनमें ताप सुनम्यता का गुण होता है, हीट सेटिंग का गुण होता है, इसीलिए इनको टेक्सचर्ड यार्न बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। इनमें प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसमें कॉइलिंग की जा सकती है और इनमें ट्विस्टिंग भी की जा सकती है या लूप्स भी बनाए जा सकते हैं और उस तरीके से टेक्सचर्ड यार्न्स भी इस पे प्राप्त किए जा सकते हैं। पॉलिएस्टर से भी नायलॉन की तरह ही ब्लेंडेड फैब्रिक्स या मिश्रित वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं और ब्लेंडिंग का पर्पस होता है जो कमियां इस रेशे में है या इससे बने वस्त्रों में हैं उनको दूर किया जाए और जिन रेशों के साथ में हम इनको मिश्रित कर रहे हैं उनके भी सभी अच्छे गुण इसमें समाहित किए जाएं। तो डेक्रोन के साथ में या पॉलिएस्टर के साथ में जब दूसरे हम रेशों को मिलाते हैं तो उनके अच्छे गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। 100% डेक्रोन के वस्त्रों का उपयोग पर्दे बनाने में, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर के लिए, नाइट सूट, सॉक्स और अलग अलग तरह की मेल फीमेल ड्रेसेस बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इनसे जो मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें जैसे डेक्रोन और ऊन से मिश्रित वस्त्र हैं, इनको जब बनाया जाता है तो इनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, इसमें सलवट अवरोधी गुण आ जाते हैं, सिकुड़न अवरोधकता भी बढ़ जाती है और मजबूती और कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही वस्त्र की ड्रेपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसका लचीलापन और सुंदरता भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, साथ ही गर्माहट भी बढ़ जाती है। इसीलिए डेक्रोन के साथ में ऊन का कॉम्बिनेशन किया जाता है। अगर इसको कॉटन के साथ मिलाया जाए तो अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, ठंडापन प्रदान करने का गुण बढ़ जाता है, आरामदायक क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सभी गुण सूती रेशे में होते हैं। और डेक्रोन की वॉश एंड वियर क्वालिटी, उसकी चमक, उसकी सलवट अवरोधकता, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता इसमें बढ़ जाते हैं। इसीलिए कॉटन और डेक्रोन से मिले हुए वस्त्रों को स्पोर्ट ड्रेसेस में, रेन कोट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। डेक्रोन और नायलॉन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो दोनों रेशे बहुत ही मजबूत, टिकाऊ होते हैं, रगड़ और घर्षण सहने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, दोनों पर ही कीड़ों और फफूंदी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इजी केयर होते हैं, आसानी से धुलते और सूख जाते हैं, प्रेस करने की भी इन पर ज़रूरत नहीं होती। डेक्रोन और रेयॉन को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो रेशा बनता है वो बहुत ही लचीला, मजबूत, टिकाऊ, चमकदार, सुंदर और आकर्षक होता है। इसकी अवशोषण क्षमता भी अच्छी हो जाती है, इसीलिए ये काफ़ी आरामदायक वस्त्र बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलिएस्टर की भौतिक विशेषताओं के बारे में। ये क्योंकि ग्लाइकोल और डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, साथ ही साथ एक बेंजीन रिंग भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी से अगर हम इसे देखें तो ये नायलॉन की तरह ही चिकना, चमकदार और कांच की छड़ जैसा दिखाई देता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट में ये अंडाकार या बहुकोणीय दिखाई देता है। चमक बहुत अच्छी होती है और इसको चमक कम करने के लिए विमंदीकारक पदार्थ डालने की ज़रूरत पड़ती है। मजबूती, बहुत मजबूत और टिकाऊ रेशे होते हैं जिन पर रगड़ और घर्षण का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्यास्थता का इसमें थोड़ा अभाव होता है, इसीलिए अगर इनको लंबे समय तक खींचा जाए तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि थोड़े से लंबे रह जाते हैं। प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी होती है,
जैसी नायलॉन में होती है, इसीलिए इसमें सलवटें नहीं पड़ती, हमेशा कपड़े ताज़े और नए दिखाई देते रहते हैं और इसीलिए इनको कर्लिंग और कॉइलिंग करके गद्दियों में या कुशनिंग के लिए काम में लिया जाता है। सलवट प्रतिरोधकता बहुत अच्छी है। नायलॉन की तरह ही ये ताप सुनम्य रेशा है, तो इसमें हीट सेटिंग और परमानेंट प्लीटिंग भी की जा सकती है। तनाव सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, किसी भी तरह की तनाव और दबाव को ये सहन कर लेते हैं। आर्द्रता प्रतिधारण और अवशोषकता बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए गर्मी और नमी वाले वातावरण के लिए अच्छे नहीं हैं। पसीने को बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं, तो शरीर के लिए आरामदायक नहीं होते हैं। ताप के ये सुचालक होते हैं, इसीलिए गर्मियों में गर्मी का एहसास और सर्दियों में ठंडक का एहसास प्रदान करते हैं। ताप संवाहकता, सूखे ताप का प्रभाव और दाह्यता, ये ताप को सहन कर लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर पर प्रेस किया जाए तो रेशे पिघल करके आपस में चिपक जाते हैं और जब इनको आग में डाला जाता है तो नायलॉन की तरह ही ये पिघल करके टपकने लगते हैं और एक अजीब तरह की गंध इनमें से निकलती है। धूप और प्रकाश में लंबे समय तक रखने पर भी ये अप्रभावित रहते हैं, रेशों को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि कलर थोड़ा सा डल हो सकता है, फीका पड़ सकता है। फफूंद, कीड़े और अन्य जीवों का कोई इन पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत के कुसंवाहक होते हैं, किसी भी तरह की इन पर जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो वहीं बने रहते हैं और इसीलिए इनसे बने हुए वस्त्र भी पहनने के बाद घर्षण से जो भी आवेश उत्पन्न होते हैं उनके कारण शरीर से चिपके रहते हैं। संकुचन की प्रवृत्ति इनमें बिल्कुल नहीं होती, जो इनका ओरिजिनल आकार है वही बना रहता है और धोने पर या किसी और स्थिति में अपनी मूल लंबाई और चौड़ाई को खोते नहीं हैं, उसी आकार में बने रहते हैं। सफाई और धुलाई, क्योंकि लंबे चिकने फिलामेंट्स हैं, बहुत ही अच्छी लंबाई तक ये रहते हैं और इनमें बीच बीच में कहीं कोई रोए नहीं निकले होते, इसीलिए गंदगी को अपनी तरफ आकर्षित भी जल्दी से नहीं करते हैं और अगर गंदे हो जाते हैं तो क्योंकि पानी के अवशोषक नहीं हैं तो गंदगी सतह पर ही रहती है और उसको बहुत कम मेहनत के आसानी से धोया जा सकता है। रगड़ और घर्षण का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले अम्लों का प्रभाव। सांद्र और शक्तिशाली खनिज अम्लों के घोल में ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तनु और ठंडे खनिज अम्लों के घोल का या अकार्बनिक अम्लों के घोल का इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। गर्म कर दिया जाए तो रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। कार्बनिक अम्लों का इस पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षारों के लिए हम देखते हैं, सांद्र और शक्तिशाली क्षार से ये रेशे खराब हो जाते हैं, अगर उबाल दिया जाए तो रेशे गल करके नष्ट भी हो जाते हैं, जबकि क्षारों का तनु घोल या ठंडा घोल इनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए इनको गर्म या ठंडे या गुनगुने पानी में किसी भी साबुन या डिटर्जेंट से धोया जा सकता है। ब्लीचेस का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हानिकारक कोई प्रभाव नहीं है। रंगों के प्रति सादृश्यता इनकी बहुत अच्छी है, सभी रंग अच्छे खिलते हैं और अच्छे चढ़ते हैं और साथ ही साथ में पक्के रहते हैं। पसीने का भी इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक पसीना की स्थिति में इसको छोड़ दिया जाए, बिना धोए छोड़ दिया जाए, तो कलर फेड हो सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार पॉलिएस्टर एक ऐसा रेशा है जो नायलॉन के ही जैसे गुणों वाला है, लगभग उतने ही अच्छे गुण इसके अंदर भी विद्यमान हैं और कम कॉस्ट पर उपलब्ध होने के कारण आम लोगों के वस्त्रों में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है और विशेष रूप से ब्लेंडेड फैब्रिक्स बना करके या दूसरे रेशों या धागों के साथ में मिश्रित करके इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है।